Let's begin. So we got delayed by around 17 minutes due to unfortunate circumstances. तो काइनेमेटिक्स 2D में कंटिन्यू करता हूँ. राइट, जो क्वेश्चंस वगैरह डाले बीच में देखता रहूँगा मैं. चलिए जी. तो हम लोग प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राइट, हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स 2D. राइट, तो लेट्स बिगिन. सो कोई पार्टिकल जो 3D में चल रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर यदि मुझे लिखना होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. इसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है. ओके, कुछ लोग चेहरा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? लैग है कुछ ऐसा? चेहरा क्यों बना रहे हैं लोग? क्या चाहिए? यार बहुत डिस्टर्ब करते हैं क्लास को बच्चे. सारा पढ़ाने को खत्म कर देता है. ओके, यार मुझे लगा लैग है यार. ओके, ये तो मैं भी नहीं देखता. सो दिस इज पोजीशन वेक्टर. नाउ if we differentiate position vector, we know by definition that v vector is d by dt of r vector. तो यदि अपन डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो we'll get I cap dx by dt plus j cap dy by dt plus k cap dz by dt. This is what we'll get. But we also know that velocity vector can be written as vx I cap plus vy j cap plus vz k cap. अनफॉर्चुनेटली वो कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी थोड़ा ज्यादा ही जोश में कचरा इकट्ठा कर रही है और गलत टाइम पे भी कर रही है. 10:15 बजे. सपोज टू कम एट 7. ऑलराइट, तो शायद उसे उठा नहीं होगा बंदा. सो खैर कोई बात नहीं. सो इट वुड बी फॉर 1 minute. So we know velocity can be written as this also. Now, the velocity can be written as this also. And if we differentiate position vector, we get this. So by comparison, we can say that Vx is equal to dx by dt. Vy is equal to dy by dt. And Vz is equal to dz by dt. And if we continue doing same for one more order, we'll get ax is equal to dvx by dt. कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, जिसको देख के कभी घबराना नहीं है. जैसे कि हमने उठा के इसको लिख दिया ax is equal to d2x by dt स्क्वायर. तो बेसिकली ये कह रहा है x को 2 बार डिफरेंशिएट करो. एक बार डिफरेंशिएट किया तो vx आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो. तो इस सिंबल हमने वर्कबुक में कहीं कहीं यूज किया है. वो यही कह रहा है कि x को एक नहीं 2 बार डिफरेंशिएट करना है. पहली बार किया vx, फिर vx को डिफरेंशिएट किया तो इज लाइक डिफरेंशिएटिंग x ट्वाइस. इसको करा तो ये ay आ गया dvy by dt
और इसको किया तो ए जेड आ गया डीवी जेड बाय डी टी। कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हैं। कोई भी रेलेवेंट डाउट पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, इरेलेवेंट पूछेंगे तो ब्लॉक कर दूंगा मैं। नो वगैरह भी मत लिखिए, डाउट है उनको लिखने दीजिए। ओके, किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा, सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। ओके चलिए, एक्स वाई एंड जेड आर कोऑर्डिनेट्स, मैंने कहा था आप लोग सुनते नहीं है। ऑलराइट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, और उसका चेंज होने का रेट से हमको वेलोसिटी मिल जाता है। ये पहले डिस्कशन हो चुका है, खैर कोई बात नहीं। यदि आपने पीछे की क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं तो प्लीज़ अटेंड करिए, ताकि ऐसी फालतू बातें करके अपना और बाकियों का टाइम वेस्ट ना करें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। Now what is interesting here is this बच्चों, कि if we look at these equations here, they have no reference whatsoever to whatever may be going on in y. y में क्या चल रहा है इस इक्वेशन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, ये सेकंड डेरिवेटिव को बच्चा पूछा था कैसे स्पेल करते हैं, d2x by dt स्क्वायर, पर स्पेल करके किसको इंप्रेस करने वाले हो ये तो बता दो मुझे। ऑलराइट, I don't think calculus will help you impress the people who you want to. Alright? आपको पता है फेनमैन जी का तो कैलकुलस चक्कर में डिवोर्स हो गया था। So I don't think saying it d2x by dt square will get you any good impressions. फिर भी d2x by dt square, right? d2x by dt square. क्या आगे बढ़ते हैं। तो इस तरफ कुछ y और z को रेफरेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं उठा के आपको ये दे दूं कि भाई ऐसा है जी, x is 4t square, find acceleration at t is equal to 1 second। तो क्या इसके सॉल्यूशन के लिए आपको फर्क पड़ेगा यदि मैं y के अंदर ये लिख दूं कि ay is 3, तो क्या इधर के सॉल्यूशन पे फर्क पड़ेगा? मैं लिख दूं ay is equal to 5t square, तो क्या इधर के सॉल्यूशन पे फर्क पड़ेगा? प्लीज आंसर। ay का क्या वैल्यू है, क्या इससे इस साइड के सॉल्यूशन पर कोई फर्क पड़ेगा? यदि आपको लगता है फर्क पड़ेगा तो यस, और लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो नो। ऑलराइट, हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछे। वैसे 10-12% तो पैसे बर्बाद करने के चक्कर में आया हुआ इधर। ये क्या है? काइनेमेटिक्स में ये क्या हो सकता है?
doubt? T temperature है बेटा, है ना? Any other doubts? चलिए continuing further. तो हम देख सकते हैं y या z में मैं कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंज करता जाऊं, az को मैं लिख दूं 4 sin 2t, तो भी x का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या मैं z को लिख दूं 0, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट यदि मुझे x निकालना है, डिफरेंशिएट किया एक बार, vx आ गया 8t, एक बार और डिफरेंशिएट किया, x आ गया 8, एंड वी आर डन। हमने देखा भी नहीं y और z में क्या चल रहा है। So this gives us the first concept of dealing with problems involving 2D or 3D motion, and this concept is not just for kinematics. This is true throughout the physics. And what is that concept? आप लिख सकते हैं, एक एक्सिस का मोशन दूसरे एक्सिस के मोशन के पैरामीटर से अफेक्ट नहीं होता। एक एक्सिस का मोशन दूसरे एक्सिस के मोशन के पैरामीटर से अफेक्ट नहीं होता, राइट? या ऑर्थोगोनल एक्सिस के मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। इसका यूज वैसे हम पहले कर चुके हैं। कब? जब हमने न्यूटन्स लॉ में ऐसा लिखा था Fx इज इक्वल टू ma(x), तो यहाँ अपन यही कह रहे थे कि x का फोर्स सिर्फ x के एक्सेलरेशन को अफेक्ट करेगा और y का फोर्स सिर्फ y के एक्सेलरेशन को अफेक्ट करेगा। इसी आइडिया को यूज करके अपन ने कंपोनेंट्स लिए थे, तो अपन ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं ये चीज। तो एसेंशियली हम क्या कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन का मोशन सिर्फ उस डायरेक्शन के वेरिएबल्स पे ही डिपेंडेंट है, दूसरी डायरेक्शन के वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट नहीं। So this is one of the central concepts जिससे फिजिक्स शुरुआत होती है, जिससे फिजिक्स की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से हम लोग वेक्टर्स पढ़ते हैं, राइट? चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा, राइट? और उस एग्जांपल का नाम ही लोग इस चैप्टर का नाम समझ लेते हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर भी कुछ यहाँ तक आप कहना चाहें रेलेवेंट बात तो पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं x के एनालिसिस के लिए मुझे y और z के किसी भी वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ रही। y और z का वेरिएबल कुछ भी हो, x का वेरिएबल यही आएगा, राइट? तो एक डायरेक्शन का मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दूसरी डायमेंशंस के पैरामीटर्स ऑफ मोशन। Yes, this is the first concept. ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। वरदराजन को तो सारा आइडिया है, उनको तो पता है ऑल 2D मोशंस आर प्रोजेक्टाइल। बहुत बढ़िया बेटा, आपको तो प्रोजेक्टाइल आता है, निकलो आप, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? शीट वीट कर लो, खत्म। क्या ज्ञानी लोग आए हुए हैं, आता कुछ नहीं है पर जरूर लिखना है आपको, राइट? ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का लिटरल मीनिंग होता है एनीथिंग व्हिच इज थ्रोन, राइट? कोई भी चीज जिसको फेंका जाता है, लॉन्च किया जाता है, दैट्स अ प्रोजेक्टाइल, राइट? क्रिकेट के अंदर बॉलर जब गेंद फेंकता है, दैट्स अ प्रोजेक्टाइल, राइट? पुराने जमाने में लोग पत्थर फेंकते थे, भाला फेंकते थे, प्रोजेक्टाइल।
हम लोग मिसाइल चलाते हैं, दैट्स आल्सो प्रोजेक्टाइल. ऑलराइट, धनुष से बाण निकलता है, दैट इज प्रोजेक्टाइल. ऑलराइट, एनीथिंग इज प्रोजेक्टाइल. आजकल हम एक प्रोजेक्टाइल से बचने का प्रयास कर रहे हैं सब लोग. एनीबॉडी नोस? सारी दुनिया किस प्रोजेक्टाइल से बचने का प्रयास कर रही है आजकल? यस, स्नीजिंग वगैरह से मास्क. mask is trying to save us from the projectile of others and ourselves also stopping ourselves from launching projectiles. because जब बोलते हैं तो भी कुछ प्रोजेक्टाइल अनफॉर्चुनेटली निकल जाते हैं, बोलने से भी निकल जाते हैं. Alright, so mask is helping us not to launch projectile and not to receive projectiles, unwanted projectiles carrying deadly virus. Alright, corona or COVID-19, or my favorite word, Wuhan virus or Chinese virus. Alright, so that is also an example of projectile. Alright, but in physics we need specific definitions. So what is projectile when we are talking in physics? It means a body moving under only force of gravity. Okay, लिख लीजिएगा, a body moving under force of gravity only. एक बॉडी जो कि सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही हो, that is a projectile. A body which is moving under force of gravity only. Okay, दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं कि only force acting on projectile is gravity. Only force acting on projectile is gravity. तो इनफैक्ट जो अपन ये फ्री फॉल वाले सवाल सॉल्व करते थे, या जो अपन ने किया था, एक ही सवाल सॉल्व किया था, किसी छत से ऊपर फेंक दिया था, तो वो भी प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल था, 1D था. Whatever is valid for 2D and 3D will also be valid for 1D. 1D is just a simpler application. तो वही प्रोजेक्टाइल था, पर वो 1D प्रोजेक्टाइल था. राइट, ऑब्वियसली हमको 1D के लिए ये सब बाकी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, सो even this, right, this is projectile. यदि स्ट्रेट चल रहा है तो, और पता नहीं इसके कैमरे की स्क्रीन में कितना छोटी सी स्क्रीन है, और एक छोटा सा बैंडविड्थ है, इतनी विड्थ है, और ये वाला मोशन इज आल्सो प्रोजेक्टाइल. दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल, दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल, assuming gravity is only force that is acting. मतलब हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को सबको इग्नोर कर रहे हैं. तो प्रोजेक्टाइल के अंदर एक ही assumption है, only force acting is gravity, या फिर motion which is occurring only under force of gravity is called projectile. Alright, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. दूसरा assumption, पहला था only gravity is acting, या mg वेक्टर लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता. ठीक है, no other force. Next, second assumption, ध्यान से लिखिएगा. Velocity is so small, velocity is so small that variation in g vector, velocity is so small that variation in g vector and Earth's curvature can
velocity is so small that variation in g vector and Earth's curvature is called projectile. Alright, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. दूसरा assumption, पहला था only gravity is acting, या mg वेक्टर लिखते तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, no other force. Next, second assumption, ध्यान से लिखिएगा. Velocity is so small. Velocity is so small that variation in g vector, velocity is so small that variation in g vector and Earth's curvature can be ignored. Velocity is so small that variation in g vector and Earth's curvature can be ignored. This is quite interesting assumption. Let's try to understand it. बच्चे यदि लैग नहीं आ रहा तो थम्स अप कर दीजिए. जैसे ये जबरदस्ती के साइन बनाने लगे ना कुछ बच्चे, आप लोग थम्स अप कर दिया करिए ताकि मैं पढ़ा सकूं फोकस से. ऑलराइट, ये कुछ बच्चे नहीं सीखना चाहते, इनको पेशेंस नहीं है. मैं सारे सवालों के आंसर दूंगा लेकिन पेशेंस से सुनेंगे. तो बीच बीच में चेहरे बनाने से मैं नहीं रोकूंगा. मेरे को पता है कब रुक के कब आंसर देना है. आप कितना भी डिस्टर्ब करते रहिए, आप खुद अपना टाइम वेस्ट करेंगे. यहाँ से छोड़ के कहीं और जाएंगे. जहाँ जाएंगे वो प्रोजेक्टाइल को आराम से तुम्हें 10 लेक्चर तक पढ़ाएगा, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़ाएगा. मैं एक ही में सारे प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा. अब आपको अपना भविष्य डिसाइड करना है, आपको किधर जाना है. मैं ऐसा प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स के एंड तक सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे. फिजिक्स के एंड तक चेंज सिलेबस. तो वैसा प्रोजेक्टाइल पढ़ना कि हर सवाल के लिए नया कॉन्सेप्ट है. राइट, ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हर सवाल के लिए नई थ्योरी होती है. किसी को पता है ऐसे सब्जेक्ट का नाम? एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्व्स न्यू थ्योरी. राइट, मैंने नहीं बोला ना मैथ्स में नहीं होता. फिजिक्स इज सेम एवरीवेयर यदि आप अच्छी तरह से पढ़ो. चलिए जी, तो सेकंड वाला असम्पशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा डिस्कस करते हैं. जैसे कि मान लीजिए, ऑलराइट, ये हिंदुस्तान ऑलराइट का कोई पार्ट है. ऑलराइट, और मान लीजिए चीन से तानातनी ज्यादा हो गई, ये चीन का कोई पार्ट है. ऑलराइट, और तानातनी हो गई. आजकल वैसे होती नहीं है, वो सिर्फ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं छोटे मोटे. और यहां से एक मिसाइल लॉन्च करनी पड़ गई. तो क्या हम इसके लिए वेरिएशन इन जी को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं. क्या अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं. ऑलराइट, लेकिन मान लीजिए मैं इस गेंद के साथ खेल रहा हूं, अपने नेफ्यू के साथ, 2 साल का है. वो गेंद फेंक रहा है कैच, मैं कैच कर रहा हूं, मैं उसको फेंकता हूं. क्या उसके लिए, उस 2 साल के नेफ्यू के साथ खेलने के लिए सेकंड असम्पशन वैलिड होगा? मेरे 2 साल के नेफ्यू के साथ कैच खेलने के लिए वैलिड होगा असम्पशन? यस. वो 2 साल का बच्चा बहुत जोर से फेंकता है तो इतनी जोर से आती. राइट, क्या वो इतनी जोर से फेंक देगा कि अर्थ का कर्वेचर अकाउंट में लेना पड़ जाएगा अपन को? नहीं.
चेंज हो जाएगी क्या डायरेक्शन में? वैसे तो देखिए पृथ्वी पे सब जगह जी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग, राइट? लेकिन जब वो मैं अपने 2 साल के नेफ्यू के साथ खेल रहा हूँ तो ये ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी में वेरिएशन हो भी रहा है, तो वो बहुत इजीली हमें पकड़ में नहीं आएगा। इनफैक्ट चलिए 2 साल के नेफ्यू से थोड़ा आगे बढ़ते, एबी डिविलियर्स तक चले जाते हैं, राइट? एबी डिविलियर्स बहुत जोर का मारता है, एग्रीड, राइट? या चलिए जो अपने इंडिया के लोग हैं धोनी पे चले जाते हैं, राइट? बहुत जोर का मारते हैं ये लोग। या मेरे बेटे का फेवरेट, मुझे नाम बोल रहा पापा, गेल भी बोल दो, राइट? क्रिस गेल बहुत जोर का मारता है, राइट? क्या इनके शॉट्स के लिए हमको जी का वेरिएशन लेना पड़ेगा? क्या नहीं लेना पड़ेगा यार? बहुत जोर का मारेंगे तो क्या 110 120 मीटर का छक्का है, कितना मैक्सिमम 120 मीटर का छक्का है, राइट? और अर्थ 6400 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर है। अर्थ इज स्टिल फ्लैट इवन फॉर द बिगेस्ट 6 fired by Chris Gayle, MSD और डिविलियर्स, still flat surface, right? या फिर बहुत जोर से सर्विस कर रहा है नोवाक जोकोविच, राइट? 190 किलोमीटर पर आवर, about 230, राइट? about 230 किलोमीटर पर आवर। वो तो वहीं लैंड करनी है यार, टेनिस कोर्ट के बाहर थोड़ी पहुंचा देगा। ये थोड़ी फ्रेंच ओपन चल रहा है पेरिस में, और सर्व करी तो विंबलडन में जाके गिर गई कि लंदन में थोड़ी गिर जाती है, उसी कोर्ट में गिरती है भाई। So most of the practical cases it would be okay to assume that G, लिख लीजिएगा प्लीज, is uniform and earth is flat। ये assumption है, लेकिन ये assumption किस बात पे बेस्ड है बच्चों? ये इस बात पे बेस्ड है बच्चों की हमने वेलोसिटी कम मानी है। यदि वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो assumption ट्रू नहीं रहेगा। okay? So कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आना चाहेंगे। कोई मिनिमम वैल्यू, ओके, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। मैंने बोला एयर रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, तो सार्थक कोटवाल जी का कहना है इज देयर एनी इफेक्ट ऑन एयर रेजिस्टेंस? बेटा आप घर से सोच के आते हो, डाउट कौन सा पूछना? यू आर नॉट प्रेजेंट इन व्हाटएवर आई एम टीचिंग। मैंने मना किया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा बोला मैंने, बट आप घर से सोच के आए थे और 3 बार डाउट